सेल्फ इंडक्शन बता दिया था पूरा। ठीक है भैया, ये कॉइल है जिसके अंदर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रखा है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वो करंट जो टाइम के साथ जिसके अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है, उस करंट को हम क्या कहते हैं भैया? ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो करंट लगातार बदल रहा है। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है वो भी क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलेगी तो भैया कॉइल उस चेंज को क्या करेगी? फ्लक्स भी लगातार बदलेगा। कॉइल उस चेंज को क्या होगा? हम म्यूचुअल पढ़ाना है लेकिन मैं थोड़ा, हाँ हाँ म्यूचुअल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कॉइल उस चेंज को, फ्लक्स के चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी। और अपोज करने के लिए क्या लाएगी? इंड्यूस ईएमएफ लाएगी। क्या लाएगी भैया? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और आपको पता है भैया, जो फ्लक्स बढ़ रहा है और घट रहा है वो करंट की वजह से बढ़ रहा है, घट रहा है। यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट आएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस कांस्टेंट को मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जिस कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है वो अपने अंदर हो रहे चेंज को ज्यादा अपोज करती है। और जिस कॉइल के अंदर या जिस कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कम होती है वो अपने अंदर हो रहे फ्लक्स के चेंज को कम अपोज करते हैं। फिर मैंने सेल्फ इंडक्शन निकलवाने का फॉर्मूला बताया था, एल इक्वल्स टू में फाई अपॉन में आई। फाई की वैल्यू क्या थी? बना कॉस थीटा। अच्छा, ऐसे डायग्राम में मैंने बनाया था जो आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हो, चाहे आप रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो, वो जो आपको लूप वाला बताया था, शटर वाला डायग्राम, सर्कुलर सर्कल में आप रॉड घुमाते हो वाला डायग्राम, इन सब में आपकी कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां से आपका जो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आई थी एक कॉइल के लिए वो आई थी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, कैपिटल एन स्क्वायर था। तो मैंने आपको बताया था म्यू नॉट बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, म्यू बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, परमेबिलिटी बढ़ेगा तो सॉलिनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा वेरी करेगा। ज्यादा वेरी करेगा तो फ्लक्स ज्यादा वेरी करेगा, फ्लक्स ज्यादा वेरी करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा आएगी। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से क्या था? नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा रहेगी सॉलिडॉइड उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ज्यादा वेरिएशन होगी फ्लक्स के अंदर। जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी फ्लक्स के अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा? कॉइल उसको अपोज करेगी, किसको? फ्लक्स के चेंज को। और उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। जितना ज्यादा इंड्यूस होना था सेल्फ इंडक्शन का उतना ही ज्यादा होगा। एरिया पे किस प्रकार से सेल्फ इंडक्शन डिपेंड कर रहा था? एरिया ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा रहेगा, चेंज भी ज्यादा रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा आएगा, सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। सेल्फ इंडक्शन के नाम से पता लग रहा है सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन तो खुद के अंदर इंड्यूस करना। किसको इंड्यूस करना? ईएमएफ इंड्यूस करना, करंट इंड्यूस करना। समझ गए? लेंथ ज्यादा होने से आपने देखा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल था ना। लेंथ ज्यादा होने से क्या होता है? तो भैया आपको बता दूं, लेंथ ज्यादा होने से जो आपकी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। और फ्लक्स कम होगा तो चेंज भी क्या आएगा? कम आएगा। इंड्यूस ईएमएफ कम रहेगा, सेल्फ इंडक्शन का होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई थी कि आपकी डेली लाइफ में सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कोई एग्जांपल दीजिए। तो मैंने बोला था कि यदि एकदम से सडन स्विच ऑफ कर दिया जाए या सडन स्विच ऑन कर दिया जाए तो सडन स्विच ऑफ और सडन स्विच ऑन से सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? बहुत जल्दी, यानी रेट ऑफ, देखिए आपको पता है भैया जो ईएमएफ होता है वो डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी होता है। अगर ईएमएफ को बढ़ाना है तो भैया ये मान लो ज्यादा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप टाइम को बहुत छोटा कर दोगे, क्योंकि सडन कर रहे हो ना आप, तो ये टू स्मॉल रहेगा तो ये क्या होगा? टू टू लार्ज। जब वायर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया तो आपको पता है सर्किट तो क्लोज्ड है तो स्ट्रॉन्ग करंट भी आएगा। जब सर्किट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होता है तो आपको बता दूं हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला क्या है? एच इक्वल्स टू में आई स्क्वायर। अब देखिए भैया, क्योंकि सडन एकदम चेंज हुआ है, ये बहुत कम है ये बहुत ज्यादा है, तो करंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और करंट अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा? और ज्यादा होगा।
हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इतनी ज्यादा हीट होगी कि वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और बल्ब वगैरह जो गैजेट्स वगैरह लगे होते हैं क्या होते हैं भैया, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सडन स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। समझ गए? आराम से करो, तसल्ली बख्श तरीके से। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, एल आई होता है। ये फ्लक्स की वैल्यू थी एक सॉलिडॉइड के लिए। मैंने कहा था इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ निकालना, तो क्या करेंगे, आप सबको पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। एल कांस्टेंट है, एल बाहर आ गया, डी आई अपॉन में डी टी। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया उस कॉइल के अंदर। अगला जो टॉपिक कराने जाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेपर में सेम एज इट इज आया है, इतने हार्ड पेपर में, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ध्यान दीजिए। और अगर आपको पता है ये सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी आना चाहिए। करंट की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ईएमएफ क्या है, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी अपॉन में क्या हो गया आर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, याद है आपको, क्या थी दिव्या, एसआई यूनिट हेनरी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, हेनरी। हेनरी बड़ी यूनिट है, इसलिए जब भी आपको सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू बताई जाएगी तो मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी में होगा। मिली हेनरी बोले तो 10⁻³ और माइक्रो बोले तो 10⁻⁶। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कई बार, ठीक है भैया, तो कई बार आपको बोला जाता है कि आप एल को डिफाइन करो। एल को डिफाइन करो मतलब एक हेनरी डिफाइन करो, डिफाइन 1 हेनरी। तो डिफाइन 1 हेनरी कैसे डिफाइन किया जाएगा, नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 हेनरी डिफाइन करना है आपको, तो आप क्या करोगे, एल इक्वल्स टू में क्या होगा, ई अपॉन में डी आई अपॉन में टी टी। एल क्या होगा भैया, ई अपॉन में डी आई, तो इसको क्या कर दो 1 वोल्ट, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की एसआई यूनिट क्या होगी बताइए, हाँ तू बता, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, कौन है, कौन सी क्लास बेटा, 7th के लिए बेटा 6 बजे आना, ठीक है सर तुम्हें, ठीक है। देखिए भैया, मैम एक सेकंड अभी थोड़ी देर, ठीक। तो भैया देखिए, हाँ भाई, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भाई प्लीज, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, क्या होगी, एम्पियर पर सेकंड। क्या होगी, बर्बाद है तू, 1 एम्पियर और भाई प्लीज 1 एम्पियर पर सेकंड, तो एल की वैल्यू क्या होगी 1 हेनरी। एक, अब इसको डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन मतलब इसकी स्टेटमेंट कैसे देनी है, कह रहा है इफ द रेट ऑफ, if the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second and induced EMF developed in coil is 1 volt, then the value of self induction of coil is 1 हेनरी। ठीक है भैया, तो यदि आपको डिफाइन करना है, आपको मैंने नोट्स में जो आपको भेजे उसमें भी यही लिखा होगा, ठीक है, कि डिफाइन, तो आप समझ गए कैसे डिफाइन करना है, ये आया था, ये भी 1 नंबर का आया था। तो सेल्फ इंडक्शन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस आसानी आते हैं, अभी मैं कराऊंगा। पहले हम आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे, किस पे आते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूचुअल इंडक्शन, एक सेकंड में आगे देख लो यहाँ, फर्स्ट से लेके प्री बोर्ड बोर्ड तक में आपको एक बार ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कहीं मिल जाए, जहां मिलेगा 3 नंबर का होगा, ये जहां मिलेगा 3 नंबर का होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सुन लीजिए, देखिए सेल्फ में क्या था,
सेल्फ और म्यूचुअल में एक डिफरेंस है, ठीक है, कि भैया जो सेल्फ होता है ना, वो कॉइल जिसके अंदर करंट चेंज हो रहा है उसी के अंदर चेंज को अपोज करने के लिए कौन आता है? इंड्यूस ईएमएफ। क्या आता है? ठीक है, जिसके अंदर करंट चेंज हो रहा है उसी के अंदर क्या आता है? इंड्यूस ईएमएफ आता है। लेकिन ये सेल्फ की बात है, जिस कॉइल का करंट चेंज हो रहा है उसी के अंदर क्या आएगा उसको अपोज करने के लिए? इंड्यूस ईएमएफ आएगा। लेकिन जब मैं म्यूचुअल की बात करता हूं ना, तो यहां पर एक कॉइल का करंट चेंज होगा और दिक्कत किसको होगी? दूसरी कॉइल को। ठीक है, जो दूसरी कॉइल के अंदर चेंज हो रहे करंट की वजह से अपने अंदर क्या लाए? इंड्यूस ईएमएफ लाए, ताकि उसके करंट के चेंज को क्या कर सके? वो अपोज कर सके। ऐसा कर नहीं पाती, लेकिन अपोज तो कर ही सकती है ना। ठीक है, अपोज तो कर ही सकती है। तो भैया इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? बता। क्या क्या चेंज होने पर? कॉइल चेंज होने पर। क्या चेंज होने पर? दूसरे का ईएमएफ चेंज होने पर। पहली कॉइल के यदि अंदर करंट का बदलाव हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल का फ्लक्स क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। तो कॉइल, दूसरी कॉइल जो होगी वो उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए क्या लाएगी? इंड्यूस ईएमएफ लाएगी। इसको हम क्या कहते हैं भैया? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? म्यूचुअल इंडक्शन में जिस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सेल्फ कर रही है अपना। लेकिन जो दूसरी कॉइल उसके पास में रखी गई है उसका भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो भी उस फ्लक्स के चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी। तो जो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसको ईएमएफ ही कहेंगे। लेकिन इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? डेफिनेशन लास्ट में देखेंगे, पहले हम आते हैं सीधा मुद्दे पर। ये कॉइल है और इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑल्टरनेटिंग करंट। ध्यान दीजिए भैया, और इसके समीप रखी एक दूसरी कॉइल, इसके अंदर लगा दिया एमीटर। क्या लगा दिया? एमीटर। ठीक है, इसके अंदर जो करंट है वो कैसा है? कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ठीक है, जब करंट बढ़ेगा तो इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? पड़ोस वाली कॉइल के अंदर से भी जाएगी। ठीक है, जब करंट बढ़ेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। जब करंट घटेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? घटेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी थी तो इसका फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड घटी थी तो इसका फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। यानी पहले का करंट है, ध्यान दीजिए, पहले का करंट है, पहले की ही मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? दूसरी वाली का। ठीक भैया, तो इसके अगर मान लीजिए आपका किसी टाइम पर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ उस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, और फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ उस फ्लक्स को घटने नहीं देगा। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और देखा गया बाय ऑब्जर्वेशन। ये तो पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अब पहली कॉइल के अंदर लगा एमीटर और दूसरी कॉइल के अंदर लगा है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब दूसरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो पहली कॉइल के अंदर क्या होगी? पास करेगी। ये करंट, दूसरी कॉइल का करंट जब बढ़ेगा घटेगा। जब दूसरी कॉइल का करंट बढ़ेगा तो दूसरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड घटने बढ़ने की वजह से पहली कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा। तो यानी पहली कॉइल के अंदर क्या आएगा? इंड्यूस। इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, दूसरे के अंदर, और यहां पर किसके अंदर आएगा? और पहले के अंदर। और ये ईएमएफ इस प्रकार से रहेगा जो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके? अपोज कर सके। ठीक है, खैर उसकी वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले यहां पे हम साथ में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा,
तो बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में देखा गया क्या कि जो फाई टू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई वन पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, आई वन पर। उसका करंट बढ़ा तो इसका फ्लक्स भी बढ़ा, दूसरी कॉइल का। पहली वाली का करंट घटा तो उसका फ्लक्स भी घटा। तो यहां पर फाई टू इज इक्वल्स टू में एम टू आई वन। एम टू क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर जिसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसी का म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो एम टू क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल। एम टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑल्सो हेनरी। ठीक है, इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, आपको हेनरी ही लिखनी है। अबे जो पहले आता है, मैग्नेटिक फील्ड तो डिपेंड करना करंट पे। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मैं जो बेसिक है उस पर बोलूंगा। तो बेसिक किस पे है, कौन है, करंट है, हेनरी। किस पे, अभी निकालूंगा। अभी यही तो शो करना है कि M1 बराबर में M2, मतलब पहली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन दूसरी कॉइल के म्यूचुअल इंडक्शन के आइडेंटिकल होता है। यही प्रूफ करने के लिए आता पेपर में। तो ठीक है, इसके अंदर बता दो, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितनी है, N1 है। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितनी है, N2 है। इसका एरिया कितना है, A। इसका एरिया भी मैं लूंगा, आइडेंटिकल एरिया लेते हैं वैसे। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न कितनी है, N1, यहां पर कितनी है, N2। इसका एरिया कितना है, A, और इसका भी एरिया कितना है, A। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। यार थोड़ा एक खराब सा लग रहा है। SI यूनिट हेनरी है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। अगर मैं चाहूं, मैं निकालने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ईएमएफ यानी E2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो E2 क्या होगा, E2 होगा माइनस डी फाई टू अपॉन में dt, क्योंकि सेकंड कॉइल का फ्लक्स जिसका चेंज हो रहा है उसी के अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस डी फाई टू की वैल्यू क्या है, M2 I1 अपॉन में क्या हो गया, dt। तो E2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस M2 di1 अपॉन में dt। दैट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। ठीक है, इफ सर्किट इज क्लोज एंड करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस R। क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, R2 होगा। क्या होगा, R2 यानी दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो ये I2 है, I2 इसके, ये देखिए I1 अलग है, I2 अलग है। I1 है पहली कॉइल के अंदर करंट जो चेंज हो रहा है, और I2 क्या है, दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आया ना, उसकी वजह से इंड्यूस करंट है। I1 अप्लाइड करंट है और I2 इंड्यूस करंट है, पहले डायग्राम के हिसाब से। माइनस M2 di1 अपॉन में dt अपॉन में क्या हो गया, R। सही बता रहा हूं, बिल्कुल सीरियस नहीं हो आप लोग, पीछे वाले खासतौर में। परिस्थिति आपको सीरियस बनाएगी, अभी नहीं लग रहा, बनाएगी जरूर। सही बता रहा हूं मैं आपको, मजे मजे में ले लो, काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेपर नहीं हुए ना, और अभी लगेगा कि भैया अभी तो फर्स्ट टर्म हुआ, अभी आगे आगे पढ़ लूंगा। 4 महीने 5 महीने बीत गए, आपको पता बारी हुई है। और मैं ये भी दे रहा हूँ कि 5 महीने मैंने जो 6 चैप्टर कराया ना, किसी ने उसको दोबारा देख करके पढ़ा नहीं है। और फिर मेरे से बोलेंगे भैया मेरे को आ नहीं रहा, मैं भूल गया ये चीज। अब क्यों भूल गए भाई, अगर किसी को याद है, कोई कर रहा है, किसी को आता है भैया, इसका मतलब वो पढ़ रहा है उन चीजों को। मैं रिवीजन कराता हूं, आप में से कोई मुंह उठा के आता नहीं, आप सोचते हो आप बड़े आदमी हो।
मैंने ऑप्शन भी दे दिया, ये ऑनलाइन भी ले लो, क्योंकि जिसने एक बार पढ़ रखा होता कितना भी भूल गया, लेकिन एक बार रिवीजन से आ ही जाता उसको, लेकिन आपको रिवीजन मिल लेगा। ठीक है भैया, मुझे चाहिए 8 8 9 90 आ जाएंगे ना मेरे, मेरा खर्चा निकल जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी आगे। ठीक है, मेरे को 2 सेंटर से निकालने हैं, तो वहां से निकल जाएगा, मेरे 8 90 आ जाएंगे, कितने भी बच्चे कम होंगे, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को यकीन है, मैं अपने ऊपर मैं 8 90 निकलवा दूंगा, कैसे ना कैसे करके। जो मुझे लगता है ना ये 90 वाला बच्चा है, ससुर को उसको अकेले बुला बुला के पढ़ाता हूँ, पेपर बोर्ड के टाइम में पूछना, उन बच्चों को अलग से उड़ा के पढ़ाता हूँ जिनको लगता है मुझे ये 90 लाने वाले हैं। और जिसके है ना, उनमें से 5 बच्चे मेरे पास ही पढ़ते थे लास्ट के टाइम तक, उनको अलग से पढ़ाया मैंने बुला बुला करके, यही बैठाता था, यही 3 3 सप्लीमेंट करा के तब भेजता था यहाँ से, तब उनके आए 90 नंबर ऐसे पेपर में। और आप में से मुझे एक सिंगल बच्चे लगता है जिसको मुझे अकेले पढ़ाना चाहिए बोर्ड टाइम, किसी में कोई क्या कोई सीरियस ही नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे, आपकी बातें चल रही है, जरूरी है बातें, और जैसे ही मैं अभी भी इतना लेक्चर देने के बाद मैं मुंह मोड़ूंगा, फिर उनकी कोई ना कोई बातें चली जाएंगी। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कितनों का रिजल्ट नहीं आया इस बार, लेकिन पढ़ा रहे ना बच्चे, हो सकता है मेरा इस बार ना है, मैं भी पढ़ाऊंगा गए बच्चे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये तो सोचो ना। समझ गए, हम कितने सारे फेक रिजल्ट लगा रखे हैं, सबको पता फेक है, लेकिन फिर भी बच्चे आ रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इससे फर्क आप पे पड़ेगा, आगे देख लोगे। अभी मैं समझा रहा हूं, आगे कोई समझाएगा नहीं, आगे केवल आपको ताने दिए जाएंगे, आपके घर वाले जो आप पैसे दे रहे हैं ना, बाद में लात भी देंगे। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, समझ में आ गया भैया। अब इसको करते हैं भैया हम, दूसरी कॉइल के अंदर करंट डाल दिया हमने, अब दूसरी कॉइल के अंदर करंट डाल दिया, तो पहली कॉइल का क्या होगा, म्यूचुअल एक्शन होगा। और कह रहा है भैया पहली कॉइल का जो फ्लक्स है बाय ऑब्जर्वेशन, बाय, मैं ऐसे 10 बच्चे सेलेक्ट करता हूं जिसको हर साल अकेले, किसी को पता भी नहीं तो, और बच्चों को बताता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता वो उतने ही पढ़ेंगे कितने पढ़ा लो, उन 10 बच्चों को मैं अलग से पढ़ाता हूं, 1.5 1.5 2 2 3 3 घंटा पेपर के टाइम में, यहीं से सैंपल पर कराता हूँ, यहीं से पूरा एकदम डन करा करके एक एक डाउट लेके तब भेजता हूँ, तब जाकर उनके नंबर आते हैं। मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि बाकी बच्चों को पूरा लग जाए, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ उस लायक बन जाओ कि उन 10 बच्चों में आ जाओ, ताकि मैं आपको अलग से पढ़ा सकूं। और मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ, जिसको पढ़ाऊंगा ना 90% रहेंगे, उसके 90 नंबर आएंगे, उससे कम नहीं आने वाले। लेकिन वो बच्चे भी तो नहीं चाहिए वैसे, अभी मेरे को केवल 4 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं पूरे उसमें, यहां से लेके वहां तक में, और कोई दिख नहीं रहा, जो कैपेबल भी है वो भी अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, टाइम खराब कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है। ऑब्जर्वेशन में देखा गया भैया कि इसका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है φ1, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, I2 पे, है ना। तो φ1 इक्वल्स में, अच्छा फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, पहली वाली का ना, तो म्यूचुअल एक्शन भी किसका होगा, पहली वाली का होगा, तो M1 और ये क्या होगा, I2 होगा। ठीक है, ये हो गया इसका फ्लक्स। अब ये आपको पता है ये चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, किसके अंदर आएगा इंड्यूस ईएमएफ, दिव्या, इस वाले डायग्राम में किसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, पहली वाली के अंदर, क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। आ तो इसके भी अंदर है, लेकिन हम सेल्फ इंडक्शन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, वो सेल्फ भी रहा है, लेकिन सेल्फ को कंसीडर हम यहाँ पे नहीं कर रहे, केवल म्यूचुअल को कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस d φ1 अपॉन में dt, बेटा अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस M1 बाहर आएगा, di2 अपॉन में, ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। और आपको पता भी है इंड्यूस करंट भी आने वाला है इसके अंदर, पहली वाली के अंदर, तो वो क्या हुआ, I1, वो किसके बराबर होगा, E1 अपॉन में R1। ठीक है, तो E1 की वैल्यू क्या है भैया, माइनस M1 di2 अपॉन में dt अपॉन में क्या हुआ, करण है, करण भाई, आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे आता है, म्यूचुअल एक्सचेंज में आगे ना, अभी डेफिनेशन में पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आते भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि शो दैट M1 बराबर में M2, एक आपको गिवन पेयर दे रखा है, जैसे 2 कॉइल दे रखी है अपने पास, एक थी पहली कॉइल, दूसरी थी दूसरी कॉइल, अगर उनका पेयर फिक्स रहे
तो आप शो कीजिए कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दोनों सेम, चाहे उसके अंदर दोनों के अंदर कितनी ही अलग अलग टर्न क्यों ना हो, दोनों का एरिया कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो पेयर ऑफ कॉइल है और तो उनका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये शो करना है। चलो देखते भैया, शो करते हैं। तो हम जानते हैं भैया, वी नो फाइव वन किसके बराबर होगा, M1 I2 के। बोलो हाँ, M1 की। अब M1 होगा ना, फाइव वन फ्लक्स जिसका चेंज होगा उसी का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। लेकिन करंट क्या होगा, M1 की वैल्यू क्या होगी, फाइव वन अपॉन में आई। फाइव वन क्या है, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल। लेकिन फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है, दूसरे की। तो फ्लक्स क्या होता है, बी एन ए, कॉस की वैल्यू वन रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया, बी एन ए कॉस थीटा वन होता है आपके डायग्राम में। अब मैं पूछ रहा हूं बी किसका है, क्योंकि पहले का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, बी एन ए। तो सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं फ्लक्स किसकी चेंज की बात कर रहा हूं, पहली का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्न किसका होगा, पहली का। और एरिया दोनों का सेम है। नहीं तो एरिया अगर सेम भी नहीं होगा ना, तो आपको कॉमन एरिया लेना होता है। इसमें क्या लेना होता है, ए इज द कॉमन एरिया। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, I2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया M1 क्या होगा आपका, बी क्या होगा, B2 म्यू नॉट, ये क्या होगा एन, एन क्या होगा N2, ये क्या होगा I2, N1 ए अपॉन में क्या होगा I2 से I2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो M1 क्या होगा, म्यू नॉट, ये क्या होगा N2 अपॉन में क्या हो गया L, N2 अपॉन में क्या हो गया L, और ये क्या होगा N1A। तो आ गया M1 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट N1 N2A अपॉन में क्या हो गया L। ये म्यूचुअल एडिक्शन हो गया किसका, पहली कॉइल का। अब देख रहे फाइव टू क्या हुआ, किसके कोई फ्लक्स चेंज रहा है, सेकंड का। ठीक है, तो म्यूचुअल एडिक्शन भी इसका होगा, लेकिन करंट किसका होगा, पहले का। ठीक है, तो M2 क्या होगा, फाइव टू अपॉन में फाइव टू क्या, फाइव जो है फ्लक्स है। फ्लक्स क्या क्या होता है, बना मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, पहले की। फ्लक्स इसके थ्रू है टू, तो नंबर ऑफ टर्न भी किसकी होगी, दूसरे की। एरिया कॉमन एरिया अपॉन में आई। तो भैया M2 क्या होगा, म्यू नॉट स्मॉल एन I1 है ना, कैपिटल N2 ए अपॉन में I1 से I1 क्या होगा, स्मॉल n1 क्या होगा। तो भैया इसको सॉल्व करोगे, ये तो वही आ गया। हाँ, M2 M2, तो हम देख रहे दोनों का आइडेंटिकल आ रहा है। तो M1 बराबर में M2 फॉर अ गिवन पेयर ऑफ कॉइल, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ कॉइल, एक फिक्स पेयर के लिए आपके दोनों का म्यूचुअल एडिक्शन क्या होता है भैया, सेम होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में आपको पेस्ट कर देता हूं। लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना इन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ऑफ वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग। पड़ोस की कॉइल में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। इसी को हम कह रहे हैं भैया म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। देखिए पहले कह रहे भैया जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा टर्न्स रहेंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा चेंज होगा, उतना ज्यादा क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला आ गया। दूसरा, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया। कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि भैया हो सकता है दोनों का अलग अलग हो।
तो आपको एक ऐसा एरिया लेना जो दोनों के लिए कॉमन हो, क्योंकि उसी में होगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन। बाकी अगर किसी का ज्यादा हो कम हो तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना, कॉमन लेना, ठीक है। तो भैया कह रहे हैं जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज भी होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उतना ज्यादा क्या रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। तीसरा ये सबसे मेन है कि आप ये मैंने दो कॉइल को ऐसे ऐसे सामने सामने रखा है ना, अगर आप ऐसे रखोगे ना तो इस सिचुएशन में जो भी पहली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो दूसरी कॉइल से पास ही करेगी, क्योंकि मान लो ये वाली पहली कॉइल है, इसने जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो नीचे वाली दूसरी कॉइल से तो पास ही कर रही है ना। इस वाली केस में इस वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उतनी पास नहीं हो पाएगी यहाँ पे, और जो हमने बनाया था डायग्राम उसमें भी कुछ ना कुछ पास करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन आपको इसमें दिखेगा जब आप दोनों के एक्सिस को 90 डिग्री पे रखोगे तो इसमें थोड़ा कम दिखेगा, और जब दोनों के एक्सिस को आप पैरेलल रखोगे, जैसे मैंने पीछे डायग्राम बना रखा है इस तरीके से, तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन आपको अलग दिखेगा। यानी दोनों की रिलेटिव, दोनों कॉइल की रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है इसका मतलब देखिए भैया, मतलब पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड से किस तरीके से पास कर रही है, इस पे डिपेंड करता है। समझ गया? तो ध्यान रखना, म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल की रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं, आसान ही है। देखिए, परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, क्यों भैया, अगर मान लीजिए आपकी एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, उसकी पड़ोस की कॉइल में आपने बीच में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख रखा है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर रखा होगा सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके अंदर घुस जाएगी। जब सारी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर घुस जाएगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। फ्लक्स ज्यादा आएगा तो फ्लक्स चेंज भी ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा आएगा, इंड्यूस करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने उसके अंदर, उसके कोर में, उसके बीच में, सॉलिडॉइड के अंदर जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करना है, उसके कोर में अगर आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतनी ज्यादा नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी उसके अंदर, तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम आएगा, चेंज भी क्या होगा, कम होगा, इंड्यूस ईएमएफ कम आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखना कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है, कोर में क्या रखा है सोलेनोइड के, इस पे भी डिपेंड करता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भैया, कह रहा व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भैया, 40 मिली वेबर, और प्रोड्यूस व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। कौन से फॉर्मूले से करूं भैया, अरे तो भैया फाइव कोस में क्या होता है, एल आई होता है, तो आपका एल क्या होगा, फाइव अपॉन में, फाइव कितना है भैया, 40 मिली वेबर, और करंट कितना है, 2 एम्पियर। काटा पीटी करोगे तो 20 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी आएगा आपका फ्लक्स। एल निकाला ना आपने, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है भैया, डी आई अपॉन डी टी कितना रखा है, 4 एम्पियर पर सेकेंड। ईएमएफ कितना आ रहा है, 20 मिली वोल्ट। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन निकालना है, कहां जाऊं, तो आपको पता भी है ई क्या होता है, एल माइनस डी आई अपॉन में, माइनस मत लगाना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में नहीं यूज करते माइनस, ठीक है। आपको एल निकालना तो क्या होगा, ई अपॉन में डी आई अपॉन में, ई कितना है, और डी आई अपॉन में डी क्या है, 4, तो काटा बीटी करोगे क्या होगा, 5 गुणा 10 की पावर -3 सॉरी -3 हेनरी, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया आपका, ठीक है। हाँ हाँ, अब हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में मैं एक चैप्टर चालू करूंगा जिसका नाम है EMW, वो एक क्लास का ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके नोट्स, उसके नोट्स पढ़े हुए पूरे के पूरे एक ही क्लास में सारा का सारा स्टार्ट करूंगा और सबका सब खत्म करूंगा। अगली क्लास में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एसी को थोड़ा आराम से करेंगे। एसी अपना 10 12 13 तारीख तक चलेगा, रिवीजन क्लास लेते रहिए, ठीक है। जो जो चैप्टर आपके पहले रखे, जैसे चौथा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, इन सबका रिवीजन हो जाएगा। जो आगे के चैप्टर है आसान वाले, वो थोड़ा आप देख लोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।